ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और ये समय की मांग है, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोपों का खेल चलता रहेगा। आज हमारे साथ सैनिक संगठन है, आज हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी है, पर आप खुद सोचिए एक समय बाद राज्य आंदोलनकारी संगठन खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। एक समय बाद सैनिक बाहुल्य प्रदेश में अग्निवीर होने के बाद सैनिक भी कम होते जाएंगे। उस वक्त समाज में अगर कोई संघर्ष करेगा तो उसके पास कौन रहेगा? तो जो आज हमारे लिए कोई नहीं है, जो सपोर्ट हम देख रहे हैं कि कोई नहीं है, वो हमें कल के लिए बनना पड़ेगा और चाहे जीवन खपाना पड़े इसके लिए। इस प्रदेश में जितने लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, इन सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप आइएगा, हमारा ऑफिस कचहरी रोड पर है और आपकी ये जो लड़ाई है कि हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। गांव गांव बूथ बूथ हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, बल्कि लोगों को न्याय दिलाने जाएंगे। मैं जानता हूं हम एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल इस तरह से काम नहीं किया करते हैं, पर ये समय की मांग। आप लोगों ने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो मैं यहाँ पे शायद मेरा फोन अभी भी पुलिस के पास सीज पड़ा हुआ है। ये सब कुछ शासन प्रशासन के संज्ञान में और सामने हुआ। ये आरोप झूठे हैं और उत्तराखंड क्रांति दल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 12,000 रुपए की कोई फिरौती होती है, 1,07,000 की कोई फिरौती होती है, जब वो 6 लड़कों के वो तनख्वाह थी हमने दिलाई। और भविष्य में भी हम ये कह रहे हैं, हम हर जगह तो नहीं जा सकते, हम साथ में लेबर ऑफिसर्स को, लेबर कमिश्नर और एक जो हमारे वकील होंगे उनके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमें भी इस तरह के आरोपों से बचना होगा, क्योंकि ये हमारी जो राजनीतिक लड़ाई है इसको कहीं ना कहीं पीछे धकेल रही है। जिस समय पर हमें संगठन बनाना चाहिए, जिस समय पर हमें जिस तरह से और राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, उस समय में हम जेल में, उस समय में हम इन आरोपों को झेल रहे हैं। आशीष, एक बड़ी आस उत्तराखंड की युवाओं पर टिकी है और उसमें एक चेहरा अब आशीष नेगी का भी निकल करके आया है सामने। इस पूरे जो सिनेरियो ये हुआ है, ये जो घटनाएं हुई हैं, इस घटना पर लोगों की बहुत गहरी नज़र थी और उसका आपको समर्थन भी मिला। क्या विश्वास दिला पाएंगे उत्तराखंड के लोगों को कि उत्तराखंड क्रांति दल आज भी जिंदा है और वो आपके अधिकारों की रक्षा करेगा? मैं पहले एक बात बोलूंगा कि आशीष नेगी कुछ नहीं है और आशीष नेगी कोई नहीं। मेरी एक विचारधारा है, मेरा एक झंडा है और मेरा उसके आगे समर्पण। जिस उम्र में लोग करियर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, घर चलाते हैं, उस उम्र में हमने ये समर्पण कर रखा है। और ठीक उसी तरह मैं अपने आप को जिंदा शहीद मानता हूँ कि इस प्रदेश के लिए कल अगर मुझे पिंडदान भी कराना पड़े अपने हाथों से, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। उत्तराखंड के संगठन पे सवाल उठे, नेताओं पे सवाल उठे, पर इसमें हमारे झंडे का कोई कसूर नहीं था। कोई अगर महत्वाकांक्षी निकलता है तो उसमें झंडे का कोई कसूर नहीं, विचारधारा का कोई कसूर नहीं। ये महत्वाकांक्षा कल आशीष नेगी की नहीं जागेगी, ये विश्वास कैसे दिलाएंगे उत्तराखंड? ये तो देखिए समय तय करेगा। मैं तो शब्द बोल सकता हूँ, विश्वास जनता ने दिखाया है, आगे भी दिखाएगी। हम वो लोग हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को जला कर बैठे। मुझे अकेला इस प्रदेश में युवाओं का चेहरा नहीं बनना है, मुझे हजारों युवा चाहिए जो इस प्रदेश का भला कर सकें, जो इस प्रदेश की परिकल्पना थी, जो 1992 का ब्लूप्रिंट था, उस दिशा में हम जा सकें। और मेरे साथ तमाम युवा आप देख रहे हैं, इन सब में नेतृत्व, जो और आएंगे, जो और संघर्ष कर रहे हैं, जितने लोग सड़कों पर थे, वो कोई आम भीड़ नहीं थी, कोई आम जनमानस नहीं था। जब मैं देख रहा था मुख्यमंत्री आवास जब कूच हुआ, वो नेता थे सब, उन सब के अंदर नेतृत्व, उन सब के अंदर मैंने अपने आप को देखा। आशीष, क्या जिम्मेवारी इस समय और बढ़ गई है
क्योंकि बहुत सारे के लोग हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आपका पैसा कोई मार गया है, ऐसे लोगों की भरमार हो जाएगी आपके पास में, इतने फ़ोन आ जाएंगे। लेकिन उस समय आपको बच के भी चलना पड़ेगा कि जिस तरीके की ये घटनाएं हुई है, 2 मुकदमे हुए हैं, एक मुकदमे में बेल मिल गई थी, एक मुकदमा और आपके ऊपर लाद दिया गया रायपुर वाला। तो उसकी तैयारी को लेकर आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आएंगी चीज़ें। देखिए, उसके लिए मेरा परिवार, उसके लिए मेरे उपरांत परिवार, जो हमारे बड़े हैं, एक समिति का हम गठन करेंगे कि अगर युवा फ्रंट पे लड़ेंगे तो पीछे से सपोर्ट कौन करेगा, रणनीति कौन बनेगा। ये जो संस्थान है जो लेबर लॉज का उल्लंघन कर रहे हैं, इनकी कमियां कहाँ कहाँ है वो कौन निकाले। और गिरफ्तारी के बाद क्या पुलिस के द्वारा प्रताड़ना भी की गई? नहीं, पुलिस का रवैया हमारे लिए बहुत सम्मानजनक था। मुझे ये सम्मान देख के अच्छा भी लगा कि वास्तव में क्षेत्रीय दल के अगर नेता समाज के लिए लड़ते हैं तो हमारे साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं किया गया, ना ही कोशिश की गई, ना ही जेल में कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि पुलिस का रवैया कुछ। मैं साफ सीधा देख पा रहा था कि सरकारी कुछ एक तंत्र है, एक विशेष समाज आशीष नेगी की रिहाई के लिए क्या प्रक्रिया की जा रही है? अभी कोर्ट में बहस चल रही है आशुतोष नेगी जी के लिए, उनके ऊपर भी बहुत सारे फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। आप भी समझते हैं जब से वो अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहे हैं तब से केवल मुकदमों का जमावड़ा आशुतोष नेगी पे लग रहा है। और उनकी रिहाई के लिए जो हमारे वकील संगठन है वो बहुत ईमानदारी से, बहुत ऊर्जा से काम कर रहे हैं और हमें न्याय प्रणाली पर पूर्ण विश्वास है। आशीष, जिस तरीके से आपने युवक की तनख्वाह दिलाई, उस युवक के द्वारा आपके लिए गुंडा शब्द का प्रयोग किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो आप भी समझते हैं कि उस वीडियो में किस तरह से मुझे तो साफ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ सामने स्क्रिप्ट लिखी हुई है और जबरन बुलाया जा रहा है। मुझे उस मेरे प्रताड़ित भाई से कोई शिकायत नहीं। उन्होंने जो भी बोला मुझे ऐसा लगता है दबाव में बोला, क्योंकि जब मेरे साथ तो पत्रकार महोदय भी थे, जब उनकी सैलरी दिलाई तो गले मिले, यहाँ तक आंसू थे कि भाई साहब आपने मुझे मेरे हक की कमाई दिला दी, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। ये उस युवा के शब्द थे। और मैंने, क्योंकि उस युवा ने भी मेरे को बोला था कि मुझे दुबई जाना है, मैंने तब तक पत्रकार बंधुओं को बोला था ये वीडियो आप मत निकालिएगा, नहीं तो इस भाई का काम रुकेगा। पर सुबह में मैसेज आया कि भाई साहब मैंने वो झूठ बोला, मैं दिल्ली में हूँ, तो मैंने कुछ उस पर रिएक्ट किया। आगे हमारे पत्रकार बंधुओं ने, हमने तो इतना उनकी आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज नहीं की, वीडियो में चेहरा ब्लर करके भी रखा। तो हम तो केवल अपनी भावना को स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ हर कोई लीडर नहीं हो सकता, हर कोई जो है लड़ने की क्षमता नहीं रख सकता। तो कोई नहीं, अगर किसी के अंदर क्षमता नहीं है, कोई डर रहा है, दब रहा है। क्योंकि वीडियो के बाद देखा गया है कुछ युवक को काफ़ी आक्रोश का सामना झेलना पड़ा जनता का, इसलिए वो सवाल पूछा। आशीष से एक सवाल और है, क्या लग रहा है कि जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, तो आशीष नेगी क्या इसी रूप में जनता के सामने आएंगे या डिप्लोमेटिक भी होंगे? क्योंकि आप एक नेता भी हैं, तो नेता बड़ा डिप्लोमेटिक भी होता है। तो आपके अंदर आने वाले भविष्य में हम डिप्लोमेटिक देख पाएंगे या नहीं, मेरा जो स्वभाव है मैं उसी स्वभाव में चलूँगा? देखिए, मैं डिप्लोमेसी में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ स्पष्टता में। यदि मैं यहाँ पर हूँ, इस तेवर में हूँ, तो मैं स्पष्ट हूँ। यदि मैं इस फतोली में हूँ, इस टोपी में हूँ, तो मैं स्पष्ट हूँ अपनी संस्कृति के प्रति। और यही क्षेत्रीय दल का धर्म, स्पष्टता इस प्रदेश के लिए, संस्कृति के लिए, भाषा के लिए, बोली के लिए, पहचान के लिए। अच्छा, एक आरोप आप पर लगा कि आप जो है उत्तराखंड को बांटने की बात कर रहे हैं, आप पहाड़ को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और आप प्लेन को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आरोप आप पर लगा। इस आरोप से कैसे बाहर निकलेंगे? क्योंकि उत्तराखंड की बात आपने शुरू में ही प्रेस वार्ता में की कि मुजफ्फरनगर, रामपुर तेराह से लेकर के और नीतीमाणा तक लगता है, तो इन सबको भी साथ में। देखिए, मैंने पहले ही बोला, इस प्रदेश में मैदानवाद जैसा कुछ नहीं। जब मैं पहाड़वाद जिंदाबाद बोलता हूँ, जब मैं जय पहाड़ जय पहाड़ी बोलता हूँ, तो मैं तो नारसन हरिद्वार से लेकर पूरे हमारा उत्तराखंड, हर एक उत्तराखंडी की बात कर रहा हूँ। धर्म, जाति, रंग का कोई भेद ही नहीं। पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड,
इसमें कोई बोलने में दोहरा है नहीं, है पहाड़ी राज्य है, तो पहाड़ में रहने वाला पहाड़ी। पर इस प्रदेश में यदि कोई ऐसा बोलता है कि मैदानवाद, तो ये उन लोगों की मानसिकता ठीक उन कश्मीर के लोगों की तरह है जो हिंदुस्तान के होकर भी अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते। और दुर्भाग्य से दुख होता है कि ऐसी मानसिकताएं उभर के भी सामने आ रही। यदि आपको ये जो डेफिनेशन है नहीं पता थी तो आप आते और मुझसे पूछते कि आप क्यों बोल रहे हैं पहाड़वाद जिंदाबाद, आप क्यों कह रहे हैं जय पहाड़ जय पहाड़। पर आपने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है और ये मानसिकता मुलायम की मानसिकता थी जो कभी पहाड़ियों की हित में थी ही नहीं, जो दमनकारी जो मानसिकता थी। पर इनसे भिड़ने लड़ने का काम हमारी मानसिकता ने, काशी सिंगेरी की मानसिकता ने, इंद्रमणि बडूनी की मानसिकता ने, दिवाकर भट्ट जी की मानसिकता ने लड़ने और भिड़ने का काम किया है। और एक अंतिम सवाल है आशीष, किन लोगों पे आप टारगेट करना चाह रहे हैं? आपके निशाने पे कौन है जो आप कहना चाह रहे हैं कि भाई पहाड़ी मूल है, पहाड़ी राज्य है? कौन लोग हैं जो इसको मैदानी बनाना चाहते हैं? निशाने पे है कौन? क्योंकि उनके निशाने पे भी आप हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लड़ाई पहाड़ी मैदानी हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, लड़ाई अमीर और गरीब की। एक तबका जो अपने आप को मालिक समझ बैठा है, एक तबका जो हर किसी को कुचलने पे लगा हुआ है, उस तबके से लड़ाई है। आप देखिएगा देहरादून का, उत्तराखंड का माहौल ऐसा नहीं था। ये जो जितने संगठन उत्तराखंड से बाहर से आए हैं, इन्होंने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जहर भूनने का काम किया, इन्होंने यहाँ पर माहौल खराब करने का काम किया। और भाजपा को भी बोलता हूँ, भाजपा ने ही ये मैदानवाद की खाई जो है वो खोदी। जब इन्होंने भू कानून लागू किया तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर पर लागू नहीं किया। इससे इनकी मानसिकता का पता लगता है कि ये इनकी नजर में मैदानवाद क्या है, ये वाद कहां से आ रहा है। हमारा पहाड़वाद, हमारी पहाड़ियत संकीर्ण नहीं, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूं। और इसी बीच रैली में जो 300 लोगों पर मुकदमे लगे हैं अज्ञात पर, मैं ये मानता हूं यदि आपने मुकदमे लगाए हैं पर जिन महिलाओं को आपने पीटा, उनके मंगलसूत्र तक तोड़े, उनके कपड़े फाड़े, उन पुलिस वालों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप अगर ये देख रहे हो कि अभद्रता एक तरफ से हो रही है तो दूसरी तरफ से क्या हो रहा है। बहुत सारे मामले हैं, बहुत लंबी लड़ाई है। समाज के हर वर्ग का हमें साथ चाहिए। जाति धर्म रंग से ऊपर उठकर क्षेत्र हित में सोचने की जरूरत है। उक्रांद हमेशा से यही था, उक्रांद आगे भी यही है। चेहरे बदलेंगे, मानसिकता बदलेगी। आशीष साहब ने बेल मिलने के बाद एक उत्तराखंड पुलिस पे बड़ा आरोप लगाया था कि जो एनकाउंटर कर रही है, टारगेटेड कर रही है और गोली पैर में मार दिया। क्या आपने उनको करा जेल में और आपने कहा कि अपने गैरियों में आपको बताया? बिल्कुल, कई जी ने मुझे बताया कि पुलिस जो है किस तरह से जंगल में ले जाकर आंखों को पट्टी बांधकर पैर पे तौलिया रखकर फिर उनके पैरों में गोली मार रहे हैं। ये आरोप है, ये मैं नहीं लगा रहा हूँ, वो आरोपी लगा रहे हैं। जब वो लोग बाहर आएंगे जेलों से, निर्दोष लोग जो आज आरोपी होने की सजा काट रहे हैं, तो उनके साथ समूह बिठाकर हम प्रेस वार्ता करेंगे। और हर विभाग में ईमानदार लोग और हर विभाग में ऐसे भी लोग जो विभाग को बदनाम करने का काम करते हैं। उत्तराखंड पुलिस में भी ऐसे अफसर हैं जो अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रताड़ना लोगों पे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आशीष नेगी जी का, और जो ये प्रक्रिया चला कि आशीष नेगी जी कहीं गए थे, है ना, किन्हीं के साथ उनका तनख्वाह दिलवाने जो बकाया था या किसी तरह की बात है, और फिर उन पे आरोप लगा कि उन्होंने दबंगई दिखाया या गुंडागर्दी की तरह बात किया। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहती हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में उसको आपने लिया है या आपकी पार्टी ने लिया? देखिए, ये जो पूरा मामला हुआ है इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जो गरीब है उसे डराया धमकाया जा रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं कि पुलिस का रवैया क्या हो चुका है। आप
एक व्यापारी पुलिस के पास जा रहा है, मतलब पूरे व्यापार संगठन के कहने पे जब एक अध्यक्ष को, एक पार्टी के अध्यक्ष को पुलिस ऐसे गिरफ्तार करके ले जा सकती है, तो एक आम आदमी 10,000 की सैलरी वाला जो गरीब है वो क्या करेगा? वो डरेगा नहीं तो और क्या करेगा? तो उसे जहाँ से लगता है कि मुझे न्याय मिल सकता है वो वहाँ पहुँचता है। वो वहाँ पहुँचा, पहले प्यार से ही बात हुई थी, ऐसा नहीं था कि, लेकिन जब सामने से आक्रोश आया तो यहाँ से भी गुस्सा गया, लेकिन उसमें भी हाथापाई या अहिंसा तो नहीं हुई। ये तो सिर्फ एक समझाने का तरीका था। वहाँ पुलिस भी थी, पत्रकार भी थे, तो सब निष्पक्ष जो है बात हुई है। हमारी तरफ से कुछ गलती नहीं हुई है ऐसी कि बहुत हमने कुछ, हमारी जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ ऐसा गलत कर दिया। न्याय दिलाना था, दिलाया गया। अब आगे भी जो वो होटल हैं, जो दोनों होटल हैं जिन्होंने मज़दूरों की सैलरी वो करी थी, उनके लिए हम लेबर लॉ के लेबर कोर्ट में ऑलरेडी हम लोग वहाँ बात करके आए हुए हैं। काफ़ी नॉर्म्स हैं जो वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके तहत उन पे कई कार्रवाई होने को तैयार है। अभी हम जाएंगे कि क्या अपडेट है, क्योंकि जिस दिन हमने एसएसपी घेराव किया था उसी दिन हमने एसएसपी को भी ये लेबर लॉ का वो दिया था जो कि आप भिजवाइए इसे और इनकी जांच करवाइए, तो वो भी है। और लगातार, क्योंकि ये जेल जाने के बाद लगातार हमको कई फ़ोन आए कि हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, हमारे साथ ये हो रहा है, तो हमने देखा कि शोषण जो है वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है जो लोग हैं उनका। तो हम लोगों ने यही कहा कि हम जो है लेबर कोर्ट के थ्रू ही काम करेंगे, और लगातार हमने उसी के थ्रू कई लोगों की सैलरियाँ और भी दिलवाई। तो लेबर कोर्ट में जो कुछ भी आपकी बातचीत हुई वो मौखिक हुआ है या लिखित रूप में हुआ है? अभी नहीं, कुछ अभी तो मौखिक हुआ है, लेकिन एसएसपी के थ्रू जो है वो लिख के दिया था हमने, तो डायरेक्ट लेबर कोर्ट में नहीं, लेकिन एसएसपी के थ्रू हमने लिख के दिया था कि आप ये कार्रवाई करवाइए। अच्छा, अब तो जैसे ये बाहर आ गए हैं आशीष जी, जेल से बाहर जमानत पे आए होंगे, अभी केस तो समाप्त नहीं हुआ होगा। हाँ, तो आगे यदि इसी तरह का आरोप मान लीजिए कोई भी, और चूँकि सरकार तो शक्तिशाली होती है, वो तो कभी भी कोई भी आरोप लगा दे आपके ऊपर, तो उस आरोप से बचने के लिए या उस आरोपों को काट के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अच्छी बात यह है कि हमारी क्षेत्रीय दल में सबसे अधिक जो संख्या है वो अधिवक्ताओं की है, और जिसका फ़ायदा हमें इसमें भी मिलता है। तो हम अधिवक्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, हमारा संगठन बन रहा है, अधिवक्ताओं का भी बन रहा है, और अन्य जो रिटायर्ड जज हैं या फिर जो पुलिस से रिटायर्ड हैं, जिन्हें अच्छी जानकारी है शासन प्रशासन की, उनको लेके एक हमारी समिति बैठ रही है जो हमारे बड़े हैं कि हम तो ग्राउंड पे दौड़ भाग करेंगे, लेकिन हमारे पीछे से हमें चैनलाइज करने के लिए या हमारे ऊपर हाथ रखने के लिए वो लोग हों, तो हम उसके थ्रू करेंगे ताकि हम जो है इनके जो ये राजनीतिक दावपेच फेंकते हैं हम इनसे बच सकें, क्योंकि राजनीतिक दल में होने के बाद भी अभी हम लोग पूर्णतः राजनीतिक हुए नहीं। हम आंदोलनकारी, आप हमें कह सकते हो, आप कह सकते हो, हम अपनी स्पष्टता से चल रहे हैं, और शायद युवा उक्रांत की पहचान ही है कि हम बहुत स्पष्ट हैं अपनी भावनाओं को लेके, अपने लोगों को लेके, अपने समाज को लेके, अपने प्रदेश को लेके। तो हमें भी ये राजनीतिक दाव पेच की उतनी समझ नहीं है कि किस प्रकार कहाँ से क्या दाव फेंका जा सकता है, तो इसीलिए उसके लिए हमारे बड़े हैं और वो संगठन अब मजबूत हो रहा है, और हम लोग हैं लगातार जो है फील्ड पे काम करने वाले। ज़मीन पे हमारी एक न्याय यात्रा जल्दी निकलेगी जो उत्तराखंड के गांव-गांव तक पहुंचेगी, क्योंकि गांव-गांव से फ़ोन आए थे, गांव-गांव में पीड़ित हैं, और हम इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारा ही है। नहीं, इसमें दो सवाल और है एक ही तरह के, कि क्या सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए यह राजनीतिक स्टंट चल रही है या आशीष जी को फंसाने के लिए? देखिए, सरकार डर गई थी, जिस प्रकार का समर्थन उन्हें मिल रहा था, सरकार डरी। कई जगह सरकार बैकफुट पे भी आई कि नुकसान हो रहा है। देखिए, जो ये डैमेज हो रहा है ये सीधे सीधे सरकार को ही हो रहा है। अगर क्षेत्रीय दल उभर रहा है तो जो नेता है, जो उभरता हुआ नेता है, उसको दबाने की कोशिश तो होती ही है। दूसरा, इनका भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो गया है कि अब छुपाए नहीं छुपेगा। ये कुछ भी कोशिश करें, मुझे लगता नहीं है कि इनका भ्रष्टाचार छुपेगा। चाहे आप देखिए शंभू पासवान का जो कह रहे हैं ऋषिकेश में, आप वहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ देहरादून के कई प्रकरण हैं उनको देख लीजिए। लगातार ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि खुद ही अपना चरित्र उजागर कर रहे हैं कि हम किस प्रकार के हैं, और अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है ये, और अब तक के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, और ये छुपी बात नहीं है आज के समय। थैंक यू।